हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके लगाना पड़ेगा मुझे। मे भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, किसी के पास आवाज। तो कैसे हैं सभी लोग? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? सभी के पास कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो। तो अपने लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला से संबंधित हमने बहुत सारी चीजें पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। आज भी हम वर्णमाला वाले पार्ट को ही उठाएंगे। वर्णमाला पार्ट से संबंधित बहुत सारे चीजों को हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वर्णमाला को आज हम खत्म करें। मे बी शायद वर्णमाला ही थी लास्ट क्लास में, कुछ और तो नहीं था। कहाँ गए? अच्छा, क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट किया जाता है। बहुत सारे सभी लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वर्ण हो रहा था, वर्णमाला हो रहा था। साउंड कम है। साउंड तो अपनी तरफ से पूरा फुल कर रखा है मैंने, और यहाँ से आवाज वगैरह बिल्कुल किसी को रोक ही नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार देश पे से नवनीत सर, वर्णमाला नीचे है। वर्णमाला पार्ट 2, वर्णमाला पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3। स्वरों के बारे में मैं पढ़ा रहा था आपको लास्ट क्लास में, और स्वरों के बारे में ही समझा रहा था। 11 प्रकार के स्वर थे, उसके बारे में बताया था, और यही पार्ट था जिसको हम आगे पढ़ने वाले थे। तो चलिए एक एक करके हम आगे शुरुआत करते हैं। Something went wrong. Why it's not डिजिटल? अब इससे ज्यादा डिजिटल क्या होगा भाई? चले, क्या कह रहे हैं? बिंदु को, मुख्य बिंदु को रिवेंज करके सर। अच्छा, अब देखो, ये उच्चारण हमने पढ़ लिया था। स्वर किसे कहते हैं? आपको पता है कि उन ध्वनियों को जो हमारी स्वर तंत्रिकाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, मतलब बिना किसी अन्य की सहायता से जो उच्चारित किए जाते हैं उन्हें, और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? वर्णों में स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और इसमें है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, उ, ए, ऐ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं जिनके बारे में पहले बता चुका हूं। इसके अलावा दो और होते हैं जिसको हम कहते हैं अंग और अह। अंग और अह अयोग्यवाह कहते हैं इसे। ना तो व्यंजन, जो व्यंजन ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उसे ही अयोगवाह कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात अनुस्वार और अनुनासिक को अयोगवाह कहते हैं, और इनकी संख्या 2 है। अब देखो, वैसे अनुनासिक नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर कह देते हैं। हाँ,
अह, अह शब्द है, इसको हम कहते हैं विसर्ग। अगर अंग और अह को ऐसे लिख दिया, अंग और अह, अंग और अह में ये आ अगर काट दिया जाता है तो ये क्या बचती है, सिर्फ बिंदु बचती है, और ये क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ साइड वाला। इनका उच्चारण करते समय इसको हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं विसर्ग, और इसको हम कहते हैं अनुस्वार। ध्यान से समझिएगा, ये जो बिंदी बची है इसको कहते हैं अनुस्वार, और ये जो विसर्ग बचा इसे हम कहते हैं विसर्ग। कामता प्रसाद गुरु ने भी इसे कहा है विसर्ग। अयोगवाह को ये जो दो संख्या में है, इनके जब आगे के मूल शब्द काट दिए जाते हैं, या यूं कहे कि जब इनके आ को हटा दिया जाता है, इनकी बिंदी बचती है, तो इनको अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते ये अनुस्वार में जो अंग की बिंदी है, इसको हम नाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाद भी कहते हैं। क्यों, यह ऐसा बिंदु है कि इसका पूरा अर्थ दे देगा। किसी भी शब्द के साथ में लगाओगे तो अंग का उच्चारण होगा, आ के साथ लगने पर भी ये अंग का उच्चारण दे रहा है, और बिंदु सिर्फ बिंदु लगाने पर भी अंग का उच्चारण ही देगा। मतलब इन वर्णों के लगने से, प्रतीकों के लगने से इसकी आवाज में, इसकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मतलब एक ऐसी ध्वनि है जो गूंजती रहती है, नाद है, अनहाद है, जो चलती ही रहती है। अंग की बिंदी या अनुस्वार जो है हमारी नाक की सहायता से उच्चारित की जाती है, और यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। मतलब इस तरह से, चाहे घिन हो, चाहे हूम हो, चाहे किसी भी तरीके से ये घूमती रहती है। उसको हम क्या कहते हैं, नाद। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे जरा, हम सारी चीजें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, और नहीं नहीं थोड़ा सा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बाबू। देखो यहाँ पर मैंने 4 भेद इसलिए लिख दिए हैं, वैसे तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए 4 लिख दिए हैं कि ह्रस्व है, दीर्घ है, संयुक्त है, और यहाँ पर प्लुत है। ठीक है, ये 4 मैंने दिखाए हैं। क्यों दिखाए हैं जरा देखो। अब इसको मैं बताऊंगा कि स्वर के 3 भेद एक जगह लिखूंगा, स्वर के 3 भेद एक जगह लिखूंगा। यहाँ पर इसलिए मैंने खाली पेज छोड़ रखा है। देखो जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूं, स्वर के 3 भेद लिखूंगा। स्वर के कितने, 3 भेद। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। रचना, संधि या निर्माण के आधार पर। ठीक है, स्वर के 3 भेद हैं, संधि के आधार पर या निर्माण के आधार पर, मतलब तीनों में से कुछ भी आ जाए, बात बराबर ही है। वो 3 भेद कौन कौन से हैं तो जरा सुनिएगा। पहला होता है, इसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, स्वर, या इसको कहते हैं मूल स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है हमारा संयुक्त दीर्घ। पहला तो प्रश्न ये बनता है कि स्वर के कितने भेद हैं। यदि ये पूछता है स्वर के रचना के आधार पर कितने भेद हैं, तो आप क्या बताएंगे, 3। अगर पूछता है स्वर संधि के आधार पर कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 3। स्वर जो है निर्माण के आधार पर कितने भेद हैं, तो 3। अब इन ह्रस्व स्वरों में या मूल स्वरों में कौन कौन आता है, जरा उसको देख लेते हैं। ह्रस्व स्वरों में आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। या इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, या इनको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर में अगर हम बात करते हैं तो दीर्घ स्वर में कौन सा आता है। अब देखो, छोटा आ है तो यहाँ क्या लिख देंगे, बड़ा आ। यहाँ छोटी ई है तो इधर लिख दिया हमने बड़ी ई।
और यहाँ छोटा ऊ है तो इधर लिख दिया बड़ा ऊ। इधर री है तो क्या इधर भी री लिख देंगे? नहीं जी, क्योंकि हिंदी में बड़ा री नहीं होता है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या अगर रचना के आधार पर पूछता है, संधि के आधार पर पूछता है, निर्माण के आधार पर पूछता है तो 3 हो जाएगा। अब ये संयुक्त दीर्घ में कौन कौन से आ जाते हैं, तो संयुक्त दीर्घ की जरा बात कर लेते हैं। जैसे ए, आए, ओ, औ, ये 4 जो है हमारे संयुक्त दीर्घ में आते हैं। किसमें आ जाते हैं? रचना, संधि और निर्माण के आधार पर संयुक्त दीर्घ में हमारे 4 आ जाते हैं। बहुत ही शानदार। बिल्कुल ये बीपीएससी के लिए टॉपिक चल रहा है। हाँ, टॉपिक तो वही है, उसी के लिए ही पढ़ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं इस वाले पार्ट को कैसे। देखो, मूल स्वर वाला तो समझाने की जरूरत नहीं है कि भाषा की उत्पत्ति से लेकर के, अगर हम कहें कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं, या है कहीं ह्रस्व मिल जाए या मूल मिल जाए, तो कहते हैं कि किसी भी भाषा की उत्पत्ति में या किसी भी बोली की उत्पत्ति में जो शुरू से ही विद्यमान रहे उन्हीं को हम मूल कहते हैं। और ह्रस्व से अगर हम निकालते हैं इसका अर्थ, तो ह्रस्व का मतलब होता है थोड़ा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? थोड़ा। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी वायु मुख से कम निकलती है उसे हम कहते हैं ह्रस्व। अब दूसरे नंबर पे, अब अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है तो पूछिए, जरा मैं बताता हूं। देखो, यहां पर दीर्घ कौन क्यों रखा कि देखो, छोटा आ प्लस छोटा दीर्घ कैसे बनता है? अगर ये मूल है, ये ह्रस्व है, थोड़ा है, तो दीर्घ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर दो छोटा आ जोड़ देंगे तो बड़ा आ बनेगा। बिल्कुल सही बात है, बनेगा। क्यों? छोटा लड्डू हमने लिया प्लस छोटा लड्डू लिया, तो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो बड़ा लड्डू बनेगा कि नहीं? बड़का लड्डू बनेगा, 100% बनेगा। दो आपस में मिलाओगे तो बड़ा बनेगा ही बनेगा। लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है, दोनों क्या होने चाहिए? लड्डू होने चाहिए। अर्थात दोनों क्या होने चाहिए? एक जैसे स्वर होने चाहिए। अर्थात दीर्घ स्वर बनाते समय हमें दो जो हम स्वर मिला रहे हैं, स्वर कैसे होने चाहिए? स्वर सजातीय होना चाहिए या स्वजातीय होना, स्वजातीय या सजातीय। स्वजाति का मतलब अपने जाति का, सजाति का मतलब भी अपने जाति का। मतलब आ का मिलन आ के साथ में ही होना चाहिए, तभी बड़ा आ बनेगा। आ के साथ में ई मिला दोगे तो नहीं बनेगा, बड़ा आ नहीं बनेगा। उसी तरीके से छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी ई। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो ये ध्यान रखना, ये 3 ही बनेंगे, क्योंकि री को री के साथ में मिलाने पर बड़ा री बन तो जाता है, लेकिन वो संस्कृत में इस्तेमाल होता है, हिंदी में नहीं आता है। इसलिए हम यहाँ पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बता रहे हैं? तो स्वरों की संख्या हम बता रहे हैं 3। आवाज आ रही है सभी के पास? जो लिखा जा रहा है, जो लिख करके दिखा रहा हूं, वो भी दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट वगैरह नहीं आ रहा मेरे पास, किसी का दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है सभी? मतलब रुक सा गया है। वेरी गुड। हेलो 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 हेलो। वंस अगेन, एक बार रिफ्रेश करता हूं। आप कमेंट ऑफ कर दिए हैं? नहीं, कमेंट ऑफ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपस में इसलिए कमेंट ऑफ मैंने इसलिए किया था क्योंकि आपस में बात ज्यादा होती है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान कम रहता है।
संयुक्त में निर्माण किम वर्णों से हुआ है? अब चलो आते हैं संयुक्त वाले पे भी आते हैं। दीर्घ तक तो समझ में आ गया ना? हाँ। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। छोटा आ मिल करके बड़ा आ बनता है। यहां पर दीर्घ के बारे में बात हो रही है। संधि के बारे में अगर हम बात करते, संधि में तो चाहे छोटा आ के साथ में छोटा आ मिलाओ, या बड़ा आ के साथ में बड़ा आ मिलाओ, या छोटे आ के साथ में बड़ा आ मिलाओ, या बड़े आ के साथ में छोटा आ मिलाओ, किसी भी स्थिति में बड़ा आ ही बनेगा। लेकिन क्योंकि हम स्वरों की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी होगा वो मूल स्वरों को ही मिला सकते हैं। दूसरा कहां से ले आओगे? बड़ा आ कहां से आया आपके पास? जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर छोटा आ के साथ में बड़ा आ मिलाएंगे तब भी बड़ा आ मिलेगा, तो बड़ा आया आया कहां से बड़ा आ आपके पास? तो जो बड़ा आ आप मिलाने जा रहे हैं उसमें वो आया कहां से? छोटा आ से मिलकर के ही तो बना होगा, नहीं तो आया कहां से बड़ा आ आपके पास? तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये मूल स्वर इसलिए लिख दिया है। मूल स्वर बड़ा आ नहीं हो सकता, मूल स्वर तो छोटा आ ही रहेगा। और जब छोटे आ को मिलाएंगे तभी बड़ा आ बनेगा। आपने पहले ही कहां से प्राप्त कर लिया है? ये बड़ा आ कहां से प्राप्त कर लिया? यहां देखते हैं आगे। संयुक्त दीर्घ के बारे में बात करते हैं। संयुक्त दीर्घ ए आई ओ औ, ये संयुक्त दीर्घ की श्रेणी में है। और इनको हम कैसे देखते हैं संयुक्त दीर्घ को? संयुक्त दीर्घ में क्या बताया हमने? संयुक्त दीर्घ, संयुक्त दीर्घ में, ठीक है, जैसे मैंने बताया ए ऐ ओ और औ, चार बताए हैं। अब देखो संयुक्त दीर्घ में छोटा आ प्लस छोटी ई के मिलने से ए बनता है। क्या बनता है? छोटा आ प्लस छोटी ई के मिलने से ए बन जाता है। इसका नाम क्या है? संयुक्त। जो साथ में युक्त हुआ हो लेकिन सजातीय नहीं है। दो अलग अलग स्वरों के मिलने से एक तीसरा स्वर तैयार हुआ है। दो अलग अलग स्वरों के मिलने से, देखो भाई क्या है, एक पहले हमने क्या किया था, दो लड्डू मिलाए थे, लेकिन हमने यहाँ पर एक लड्डू और एक मिलाया बर्फी, ठीक है ना, खाने वाली बर्फी। तो क्योंकि दो लड्डू तो नहीं मिला सकते, ये दूसरा हो गया, तो दो लड्डुओं की जगह एक लड्डू और एक बर्फी मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? डोडे प्राप्त हुए, जिसको हम क्या कहते हैं? डोडे। डोडे प्राप्त हुए। अब ये डोडे क्या हुए? ये लड्डू और बर्फी के मिलने से जो मिला उसको हमने नाम दिया डोडे। तो उसी तरीके से छोटा आ और छोटी ई अलग अलग स्वरों के मिलने से ये ए ही बनेगा। तो कुल मिलाकर कहें कि लड्डू भी मिठाई थी और बर्फी भी मिठाई थी, और ये जो डोडे बना है ये भी मिठाई ही है। कुल मिलाकर के ये हैं तो सारे के सारे स्वर ही हैं क्या? सभी स्वर हैं, लेकिन एक जैसे स्वर नहीं है। अलग अलग स्वरों के मिलने से बनने के कारण इसे संयुक्त दीर्घ कहते हैं। अब ए के बारे में पता चल गया, तो उसी प्रकार से आ के साथ में यदि ये जो ए प्राप्त हुआ है, इस ए को मिला देते हैं तो हमें अय प्राप्त हो जाएगा। अब ये अय जो प्राप्त हुआ है, ये कैसे प्राप्त हुआ है? आ और ई के मिलने से ही अय प्राप्त हुआ है। मतलब आ और ई के मिलने से ए प्राप्त हुआ और ए को इसी में जोड़ देने से अय प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि आ प्लस ई प्लस आ अगर मिलाया जाता है तो अय प्राप्त हो जाता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि डबल आप कहेंगे कि ये आ इधर ले आओ और इसको मिला के बड़ा आ प्लस ए कर दो, बड़ा आ प्लस ई कर दो तो ए बन जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। ए के साथ में मिला दो, ए के साथ में मिला दो तो जरूर बन जाएगा। ए के साथ में आ मिलाओगे तो ए बन जाएगा। लेकिन ये कहो बड़ा आ के साथ में ई मिला दो तो ए बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। याद रखना, क्योंकि यही चीज आपको संधि करते समय भी समझने की आवश्यकता पड़ेगी। संधि जब आप करेंगे तब भी। हाँ बिल्कुल। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा यहां पर ये समझिएगा, अगर छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलाते हैं तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बनेगा? नहीं, ये बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ। अब अंग्रेजी में आपने पढ़ा है क्या? ए प्लस यू मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है। ओ ये तो पढ़ा ही होगा, ये समझ में भी आया होगा। लेकिन आपको वही बताया जा रहा है कि बेटा ए और प्लस यू के मिलने से ओ बनता है। यही मैंने हिंदी में आपको बताया। ये जो प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, आ और ऊ को मिलाया है। जैसे यहां पर क्या होता है, ए प्लस आई को मिलाने से आपको ए प्राप्त होता है, ए आई प्राप्त होता है। ए ही प्राप्त होगा, कुछ तो मिलेगा नहीं। ए की मात्रा ही बनेगी ना। कोई ऐसा वर्ड मिलेगा तुम आपको वहां पर? नहीं मिलेगा अंग्रेजी में। लेकिन हिंदी में है कि आ और प्लस ई के मिलने से हमें ए प्राप्त होता है, ए। और इसी में यदि हमने और आ जोड़ दिया या एक आ और प्लस कर देते हैं तो ये अय बन जाता है, क्योंकि इसका नाम ही संयुक्त है। अलग अलग वर्णों के मिलने से बना है संयुक्त। या यूं कहें कि इसको दो तरीके से मैं लिख सकता हूं। पिछले वाले में जरा चलते हैं। एक तरीका यह था कि आ के साथ में ई मिलाने से ए प्राप्त हुआ, और हमें ए तो मिल चुका है। अब इसी ए को यदि आ के साथ में जोड़ देंगे तो हमें क्या मेरा प्राप्त होगा? अय प्राप्त होगा। इसको और सरल भाषा में समझने के लिए मैं पहले आपको एक और बता दूं। अब जैसे हमें ये ओ प्राप्त हुआ, अब हमारे पास तो ओ आ चुका और हमें इसके पीछे का रीजन भी पता है कि आ और ऊ के मिलने से हमें ओ प्राप्त हुआ है। यदि इसी आ के साथ में ओ को दोबारा से जोड़ा जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? औ प्राप्त होगा। सिर्फ इसी का विस्तार होगा। किसका? इसी का ही विस्तार होगा। मतलब जो मात्राएं हैं उन्हीं को ही ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आ के मिलने के साथ में सिर्फ मात्राओं में ही वृद्धि होती जा रही है। सिंपल आप ये समझो। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया था कि दो लड्डुओं को एक साथ मिलाने पर बड़ा लड्डू हम बना लेते हैं। सिंपल सी बात है। एक लड्डू प्लस एक बर्फी को मिलाने से क्या बन जाता है? एक डोडा हमें प्राप्त होता है। मतलब बर्फी और लड्डू का मिला जुला मिश्रण जो है, एक क्या प्राप्त होता है? डोडे प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। अगर इस वाले पार्ट में हम ये कहें कि लड्डू के साथ में दो लड्डू मिला लो और प्लस एक बर्फी मिला लो, मिलेगा तो हमें डोडे ही। अब हो सकता है उसमें लड्डू की मात्रा ज्यादा हो, मतलब मात्राएं बढ़ गई हो। चाहे ए में देखो चाहे अय में देखो, मात्राएं बढ़ गई हो, लड्डू की मात्रा बढ़ गई हो, बस इतना ही तो होगा। लेकिन इसका प्रकृति नहीं बदलेगी। उसी तरीके से ए में अगर आ जोड़ते हैं तो अय ही बनेगा। अगर इसकी मात्रा देखते सिंगल मात्रा से, या डबल मात्रा ही बनेगी।
बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से आ के साथ में जब ओ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, औ मिलेगा, औ। अर्थात जो ओ था सिंगल मात्रा वाला, वो डबल मात्रा में बदल रहा है, मतलब उसका दीर्घ हो रहा है, बस। और तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं यहां तक। तो सर कमेंट ऑफ कीजिए। कमेंट तो मैंने ऑफ, कैसे सबका तो ऑफ कर, चलो देखते हैं अभी किसका ऑफ नहीं हो रहा। जिस दिन मन का बहम खत्म हो जाएगा उस दिन सब चीज समझ में आएगी, सब चीज बेहतर आपको समझ में आएगा। सिर्फ किसी चीज को अगर हम धारणा मन में बिठा लेते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपको इससे बेस्ट साफ सुथरा नहीं दिख सकता, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीट जो है आपके सामने एकदम डायरेक्ट रहती है आंखों के सामने। हमारा कैमरा, हमारी चीज भले थोड़ी छोटी हो जाए, हमारा कैमरा भले थोड़ा सा पीछे रह जाए, लेकिन ये जो है ना आपका डाटा कम खाता है, साथ में आपको क्वालिटी जो आपकी पढ़ने वाली क्वालिटी है वो आपको अच्छा मिलता है। नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे, फिर टाइम बदलना पड़ेगा मुझे, मतलब क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं सकता हूँ वहां ऑफिस 9 बजे। कोई भी मेट्रो गाड़ी तो चलती नहीं है, हमारे यहाँ का रूट एक ही है मेट्रो का। मैं दिल्ली से हरियाणा जाता हूँ पढ़ाने के लिए। हाँ, तो इसको कम से कम मुझे 11 बजे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुबह कोई भी गाड़ी चलती है तो यहाँ से मिनिमम जो है 6 बजे 7 बजे तक चलेगी, 6 बजे मेट्रो चलेगी। सब रूट पे फिर भी नहीं चल पाती है 6 बजे मेट्रो। हाँ, सभी रूट पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ से मुझे दूसरे रूट पर जाना पड़ेगा, तब जा करके मुझे वहां दूसरी रूट की पकड़नी पड़ेगी। मेरे यहाँ की मेट्रो 7 बजे चलती है। हाँ, वो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे पढ़िए जरा, उस पे हम बात करेंगे, उस पे हम कर लेंगे, अगर होगा तो टाइम वगैरह थोड़ा सा आगे पीछे करके करवाते हैं। और इतना जल्दी बोर्ड कहाँ से लगवा लेंगे भाई, अब एक बोर्ड की लागत कम से कम 5 लाख रुपए आती है। चले यहाँ पर हम बात करते हैं जरा आगे। अयोग्य वाह किसे कहते हैं समझ में आ गया। स्वर के हमने 3 प्रकार देखे, कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर देखा, दीर्घ स्वर देखा और संयुक्त दीर्घ देखा। संयुक्त दीर्घ में हमने ए, ऐ, ओ, औ ये देखा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुक जा अभी। अब अगला है स्वर के भेद, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर, या यूं कहें उच्चारण के आधार पर। मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। अब इसमें 3 प्रकार इसमें भी होते हैं। स्वर के भेद मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? तो 3। कौन कौन से? नंबर 1 होता है मूल स्वर। नंबर, इसी को हम कहते हैं ह्रस्व भी कहते हैं। 2 पे होता हमारा दीर्घ स्वर। तीसरा कौन सा होता हमारा? प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर और मूल या ह्रस्व स्वर। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं उच्चारण के आधार पर, जरा ध्यान से दीजिएगा। गौतम यादव जी, चलिए मुझसे वैसे बात कर लेना अभी। हाँ, तो जरा ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें मतलब बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें यह पता है कि उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर बात किया गया है। मूल या ह्रस्व का मतलब क्या होता है, पहले इसको ऐसे समझिएगा। ह्रस्व का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा, या इसको हम कहते हैं कम। तो थोड़ा या कम का मतलब क्या है? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु कम निकलती है, कम निकलती है, उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब थोड़ा होता है। जैसे आप बोले आ, ई, उ, री, तो ये जो है हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनसे वायु कम निकलती है उच्चारण करने में। अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं? तो एक मात्रिक, एक मात्रिक। अब आते हैं दीर्घ वाले पे। दीर्घ में क्या है? दीर्घ की इनकी संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ की संख्या कितनी होगी? 7। क्योंकि इस वाले दीर्घ में, क्योंकि मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, तो सारे ही दीर्घ यहां आ जाएंगे। चाहे संयुक्त दीर्घ वाला देखा हो और चाहे हमने सिंपल दीर्घ देखा था, तो दोनों ही दीर्घ यहाँ पर जुड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर छोटा, बड़ा, छोटा, यहाँ कौन सा है बगल में पहले लिख दूं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 हो गए यहाँ पर। तो दीर्घ में कौन हो जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ये हमारे पास 7 जो है ये आगे दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर इस ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा वायु बाहर निकलती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको द्विमात्रिक कह सकते हैं। द्विमात्रिक अर्थात एक मात्रिक यह है एक से ज्यादा दो। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मूल स्वर से ज्यादा वायु निकलती है, मूल स्वर से ज्यादा वायु बाहर निकलती है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब तीसरे पर आएंगे। बोलते समय हम क्या करते हैं? दुगुनी एनर्जी लगा देते हैं जिस चीज को समझने के लिए, जिस चीज को बोलने के लिए ह्रस्व वाले से ज्यादा उच्चारण करेंगे, ज्यादा मात्राओं का प्रयोग करेंगे, ज्यादा हम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। जैसे हमने यहां बोला आ, ई, उ, ए, जैसे हमने बोला आ, ई, उ, री, जब इसमें बोलेंगे आ, ई, उ, मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। फिर ऐ, ए, ओ, आओ, इस तरीके से हम उच्चारण कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? ज्यादा मात्रा में वायु निकल रही है अ, ई, उ, री की जगह। इनमें कम निकलेगा, इसमें ज्यादा निकलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं, अरे सुनीता सुनती हो, बुलाया मैंने, है ना। ज्योति सुनती हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये जो लंबा सा मैंने पोज लिया, लंबा सा मैंने जो बुलाया,
वह कमेंट में अभी किसी का नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो प्लीज डोंट वरी, अभी सिर्फ इस पर पढ़ने पर ध्यान दीजिए, अभी कमेंट पढ़ते हैं थोड़ी देर में, है ना। तो यहां पर क्या आ रहा है, प्लुत। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लुत की, जहां पर दीर्घ और मूल स्वर, या यूं कहें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दोनों से ज्यादा वायु निकल रही हो, दोनों से ज्यादा हमारे मुख से वायु का उच्चारण ज्यादा आ रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। अर्थात इससे और इससे ज्यादा, ये द्विमात्रिक था, ये एक मात्रिक था, ये कौन सा हो जाएगा, त्रिमात्रिक, अर्थात तिगुना। तो हर मूल स्वर से तिगुना स्वर जिसमें लगता है, दीर्घ स्वर से दुगुना लगेगा, लेकिन बेस क्या है हमारा, ह्रस्व या मूल स्वर, तो मूल स्वर से तिगुना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक कहेंगे हम। क्या कहेंगे भाई, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर रहेगा ये। अब त्रिमात्रिक स्वर के बारे में समझें तो देखो, जब भी हम कैसे लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ओम, इसको मुझे अपना 1 सेकंड के लिए वीडियो हटाना पड़ेगा, या इसको थोड़ा सा मैं अगले पेज, हाँ थोड़ा सा पीछे के पेज पे इसको मैं कर देता हूं, यहां अपना हटाता हूं 1 सेकंड के लिए। देखो इधर आइए, जैसे ये दिया ना ओम, तो आपको ओम देखा होगा, तो इस तरीके से ओम कई सारा, जैसे आर्य समाज के जो मंदिर वगैरह हैं उस पे कभी निकल रहे हो रास्ते में, आपने देखा होगा, तो इस तरीके से ओम लिखा मिल जाता है आपको, है ना, ऐसा ओम लिखा मिल जाता है। दरअसल बताया क्या जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है कि ये ओ का उच्चारण जो है, तीन, ये हिंदी भाषा का जो तीन होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे, तो ये जो ओम बना है ये डिनोट कर रहा है, ये जो माँ है, इस माँ से इस ओ का उच्चारण कैसा होना चाहिए, 3 गुना ज्यादा होना चाहिए, और ये जो माँ है इसका उच्चारण कम होना चाहिए। अब जैसे ओम बोलते समय हम क्या करते हैं, ओ को 3 गुना ले जाते हैं, जैसे ये इसमें 2 गुना था, इसमें सिंगल था, तो इसमें हम क्या करेंगे, ओ ऐसे लंबा खींचेंगे, और फिर माँ को लाएंगे कम। अगर हम कहें कि 60-40 का रेशियो होना चाहिए, बाद वाले वर्ण को बोलने के लिए हम 40% बल देते हैं, और जो प्रथम वाला वर्ण है जिससे पहले 3 लगा है उसको ज्यादा हमें बल देना है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। इस वाले पार्ट पर अगर हम देखें तो यहां पर ये पीछे थोड़ा सा छिप रहा है। अभी ही यहां पर चलें अगले पेज पर, एक बार दोबारा से मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखो, प्लुत के लिए मैंने बताया था, प्लुत, प्लुत के लिए मैंने आपको बताया कि प्लुत में क्या होता है, तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसको हम त्रिमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, त्रिमात्रिक, इसको त्रिमात्रिक कहते हैं, मतलब 3 मात्राओं का प्रयोग कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कभी आप रास्ते से गुजर रहे हो, तो कोई आर्य समाज वगैरह का मंदिर है, तो आपने देखा होगा वहां ओम ऐसा लिखा रहता, ऐसा। अब आप ये जो ओम लिखा है, इसमें आप ये कभी ध्यान दिया है या सोचा है कि ये भाई ये क्या लगा हुआ है, वो तो ठीक है, माँ ठीक है, ये 3 क्यों लगा है, ये हिंदी भाषा का 3 है। सब सोचते हैं कि कोई वर्ण है, कोई ऐसा, गंगवा महे है, संस्कृत में एक शब्द होता है ना, गंगवा महे, गंगवा, तो वो ऐसा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, वो हिंदी का 3 ही है, जैसे 1 2 3, ये जो 3 है ये 3 ही लगा है, ये 3 डिनोट करता है, ये 3 बताता है कि इस ओ का उच्चारण हमें तिगुना करना है इस माँ की अपेक्षा। यही मैंने अभी आपको बताया था पिछले पे, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब तो दिख रहा है ना। हाँ अभी दिखा, ठीक है, वो पीछे छिप रहा था इसलिए अगले पेज पे मैंने उठा लिया थोड़ा सा। देखो, वीडियो साइड अभी मैं हटा ही दूंगा, वीडियो साइड हो जाता तो मैं कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी।
आज तक समझ में नहीं आया था, आज समझ में आ गया ना, तो बस समझने की देर है। मैं तो यही चाहता हूँ आप लोग कुछ नया सीख कर जाओ, वो चीज सीख कर जाओ आप। बिल्कुल। अब देखें यहां पर प्लुत त्रिमात्रिक होता है, इसमें 3 का प्रयोग होगा, और ये जो है इसको 3 बार उच्चारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब तिगुना उच्चारण करना है माँ की अपेक्षा। इसी तरीके से आपने सुना होगा कभी कभी इंग्लिश में एक वर्ड आता है मर्मर्ड राम, मतलब कराहने वाले के स्वर में, जैसे हम कहते हैं राम। अब ये जो 3 एस लगा है, या यहां पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, रा के साथ में 3 लगा करके भी मां लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। 3 एस लगाने का मतलब भी यही होता है कि ये जो है 3 गुना उच्चारण करना है रा का मां की अपेक्षा, क्योंकि ये जो एस का निशान है इसको गुरु कहते हैं, और गुरु का मतलब होता ही है बड़ा, अर्थात बड़ी मात्राओं का तिगुना हमें उच्चारण करना है, तिगुना उच्चारण करना है। हाँ, अच्छा। रूही परवीन जी कह रही हैं कि सर कई जगह जो है संस्कृत में एस की तरह लिखा होता है, वो क्या होता है? देखो मैंने आपका किसी का कमेंट नहीं देखा था, लेकिन हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो एस का ये चिन्ह बना होता है, एस की मात्रा को हम कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। गुरु का मतलब होता बड़ा, दीर्घ। अब ठीक है, गुरु, गुरु का मतलब होता बड़ा। तो गुरु जो ये मात्रा है, अर्थात ज्यादा किसी चीज को हमें बोलना है, मात्राओं का ज्यादा उच्चारण करना है। कभी कभी देखा होगा मम्मी पापा या गांव में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे या संतान को बुलाने के लिए क्या करता है, तेजी से आवाज देता है, अरे सुनीता सुनती है, कहाँ चली गई है, मतलब तेजी से लंबा सा आवाज जो लगाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो प्लुत स्वर में कर रहे हैं। अब देखो क्या है, आप लोग इसको मानिएगा कि प्लुत स्वर के अलावा आपके जो ये इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, हिंदी में प्लुत स्वर का उच्चारण कम किया जाता है, कई कई जगह पर उच्चारण किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि घर में कोई बुलाने के लिए, या कोई बिस्तर पर है मरमट राम या कुछ इस तरीके का प्रयोग कर रहा है। कह रहे हैं सुनीता आपकी फेवरेट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मुंह से निकल गया। अब वही सरल लगा होगा, वही निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। आए, मैंने तो ये भी नहीं पता कि क्लास में कोई है भी कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने अगला है कि जीभ के आधार पर, मुझे यहाँ पर अपनी वीडियो को हटाना पड़ेगा क्योंकि साइड में आ रहा है, और आपको दिखाई कम देगा, तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, जरा ये समझिएगा। जीभ के आधार पर उच्चारण स्थान। अब जीभ के आधार पर उच्चारण स्थान क्या है भाई, कैसे है आखिर? ये देखो आपकी है जीभ, ठीक है ना, ये हमने बना दी आपकी जीभ। अब जीभ के आधार पर उच्चारण स्थान, ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा अगला भाग, इसको हम क्या कहते हैं, अग्रभाग। ये वाला जो पार्ट बचता है, ये वाला हमारा है मध्य भाग, और ये जो पीछे वाला भाग है ये हमारा पश्चिम, मतलब पीछे। ठीक है, ये 3 तरह से हमने 3 भागों में बांट दिया जीभ को। अब मुंह से बोलिए आप, ई बोलो जरा, ई बड़ी बोल लो, ए आए। अब इन 4 वर्णों को बोलते समय आपने देखा होगा, आपकी ये जो जीभ है, ये नीचे वाले दांत के पास से
नीचे वाले दांत के पास अंदर रह गई है। ऐसा नहीं। पीडीएफ अभी मैं देखो इसका पीडीएफ अभी बना देता हूं, और इसका पीडीएफ मैं अभी सेंड कर दूंगा। देखो ऐसे लिखा लिखा है सेंड करूंगा, बाकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ तो मिलेगी, लेकिन इस तरह से आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। सर जी बुक प्रैक्टिस के लिए कहाँ से लें? कोई भी लेने की जरूरत नहीं है, मत लीजिए कुछ भी, क्लास पर्याप्त रहेगा। क्लास ही पर्याप्त है। मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्या? अच्छा ये लो, मैंने इसलिए हटाया था कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। नहीं नहीं, जीभ के आधार पर उच्चारण स्थान, अग्रभाग, मध्य भाग या पश्च भाग। देखो यहां पर मैंने 3 भागों में बांटा। जब आप बोलते ई या ई या ए या ऐ, तो आप देखेंगे जो आपका जीभ का अगला भाग है वो दांत के नीचे वाले हिस्से में लगा रह जाता है, और मध्य भाग में क्या है? अ। सिर्फ अगर आप बोलते अ, तो आप देखेंगे मध्य वाला भाग सिर्फ हल्का सा फ्लैक्चुएट होता है, बाकी जगह कुछ नहीं। यहां पर अगर बात करते हैं, अब तीसरे नंबर पे आता है पश्च। अब पश्च मतलब जो पिछला भाग है, जैसे ऊ। अब देखो जीभ आगे की जगह पीछे खिसक गई है, आप बोल के देखो, ऊ, ऊ, ओ, औ, आ, आओ। अब ये जीभ यहां नीचे नहीं दबी है, बल्कि पीछे को चली गई है। ठीक है, चले। तो इसी के लिए आज इनका हम और आगे जो है व्यंजन की शुरुआत करेंगे। समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धवृत्त और विवृत्त क्या है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी मैं तुरंत इसको कर देता हूं, आपको भेज देता हूं पीडीएफ। इस क्लास को एंड करते ही पीडीएफ मैं यहीं पर लगा दूंगा। हाँ पीडीएफ तुरंत डाल दूंगा मैं, अभी देखो बना ही रहा हूँ। लो जी, आपके मैं चलती क्लास में ही बना दूं, ये लो, चलती क्लास में ही मैं पीडीएफ डाल देता हूं, हैंड आउट भी कर देता हूं, और आपको मैं पढ़ने के लिए भी दे देता हूं। अब ये रहा, कहाँ चला गया? शिट। आपके सामने ही मैं इनको डेस्कटॉप पे, लो जी, 1 मिनट, ये हो गए रेडी, तैयार। अब इसको मैं आपको यहीं लगे हाथ कर देता हूं हैंड आउट। ये हैंड आउट ये रहा। हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 के नाम से आपको मैंने हैंड आउट कर दिया है। अभी 1 सेकंड में आपके पास दिख जाएगा, देखिएगा जरा। ये देखो कमेंट वाले में दिख रहा आप लोग, साथ साथ में मैं इसको अपने क्लास के वीडियो में भी लगा करके आपको दिखा दूंगा। लो जी, मैं वीडियो के साथ में भी लगा दे रहा हूं। ये रहा। अभी रुक जाओ, क्लास चल रही है, आवाज नहीं आ रही आपके पास? चलिए, ये रहा आपके पास, ये पहुंच गई आपके पास ये पीडीएफ। आपकी क्लास में भी लगा दिया है मैंने, क्लास में भी लगा दिया है। और ठीक है। अभी जब व्यंजन, देखो हमने स्वर खत्म कर दिया है, व्यंजन खत्म करते ही जब आप वीडियो खत्म करेंगे ना, वीडियो एंड हो जाएगी, उसके बाद आपको मिल जाएगा, चिंता ना करें।
वो पीडीएफ जब, वैसे तो मैंने हैंड आउट दे दिया, इसको निकाल करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी नहीं मिला तो वीडियो के साथ में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी तुरंत मुझे अब निकलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पहुंचता हूं मैं। आपके लिए यूट्यूब पर भी 1 बजे क्लास लेता हूं। अच्छा, पेडागोजी वगैरह कोई पढ़ना चाहता है तो 1 बजे वाली क्लास में नहीं आते क्या? हाँ, आ जाया करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते हैं कैसे करें।